गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक अपन एमई 310 के चैप्टर 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एफ डब्ल्यू टेलर जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट बोले जाते हैं उनके बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम हेनरी फेयोल एक और बड़े दार्शनिक हुए, एक विद्वान हुए, मैनेजमेंट पे उन्होंने काफ़ी कार्य किया है, उनके बारे में और उन्होंने जो अपने मैनेजमेंट के सिद्धांत दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो ना केवल पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल यानी लचीले होने चाहिए, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने योग्य भी होने चाहिए। और हेनरी फेयोल को प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों का जन्मदाता या फादर कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने एक किताब लिखी है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसमें इन्होंने 14 पॉइंट दिए हैं, 14 इनके सिद्धांत हैं जो कि हम 1 to 1 अब डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने जो और बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिद्धांत या प्रिंसिपल दिया है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क यानी कार्य विभाजन। तो ये कार्य विशिष्टता का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत ये इसको मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता, और ना ही हम एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के अगर देते हैं तो वह उस कार्य में दक्ष हो सकता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए ही नियुक्त किया जाए, ताकि जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम लोग बहुत जल्दी से और समय रहते उसको प्राप्त कर सकें। ये पहला हमारा इनका प्रिंसिपल है विच इज़ नोन एज डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। फेयोल के अनुसार अगर प्राधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, अगर आप प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता, अगर आप किसी भी वर्कर को या आदमी को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कार्य करने की, तो आपको उसको अधिकार भी देने पड़ेंगे। अतः ये बहुत ज़रूरी है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व दिया जाता है उन्हें आप आवश्यक अधिकार भी दें, तभी वो जो कार्य है वो सही ढंग से हो सकेगा। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी किसी भी व्यक्ति हो या कोई समूह हो, उनकी नीति, नियम और कार्य विधियों तथा निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जो कि मैनेजमेंट द्वारा डिसाइडेड होता है। और इसी परिस्थिति को अनुशासित कार्य की संज्ञा या इसको कहा जा सकता है। अगर हमने जो हमें को तरीका बताया है, जो हम इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करते हैं, वो ही डिसिप्लिन माना जाता है। और अनुशासन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही विस्तृत शब्द है, जिसमें किसी भी संस्था के कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, व्यवहार और आदर की अभिव्यक्ति है, उनका प्रेजेंटेशन है। अनुशासन बनाए रखने से अपने जो इंस्टीट्यूशनल जो टारगेट्स होते हैं या जो अपने संस्था के जो टारगेट होते हैं उसमें हमें बहुत मदद मिलती है। एक चौथा एक जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो उसको कहते हैं हम आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब ये होता है कि कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी कार्य कर रहा है कोई पर्टिकुलर, तो उसको एक ही ऑफिसर से या एक ही उसके जो ऊपर सुपीरियर है या बॉस है उससे आदेश मिलने चाहिए। क्योंकि अगर एक ही काम के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये डेफिनेट है कि वो जो कार्य है वो समय पर पूर्ण नहीं होगा और कई चीज़ों का नुकसान होगा। तो आदेश देने वाले अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है और अपना अधिकार भी कमज़ोर पड़ता है, और श्रमिक की जो होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो कार्य को टालने की हो जाती है। अतः यह सिद्धांत अनेक अधिकारियों के स्थान पर एक ही अधिकारी को औचित्य मानता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही तरह के कार्य हैं तो उनके निर्देश भी एक ही तरह के होने चाहिए और उनके लिए प्लानिंग भी एक ही होनी चाहिए, भले उसका कार्य करने वाला कोई भी हो और आदेश देने वाला कोई भी हो, लेकिन उनको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या डायरेक्शंस हैं वो एक ही होना चाहिए। निर्देशों की एकता से फेयोल का ये आशय है कि सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक निर्देश होना चाहिए। तो इनके अनुसार संगठन के कुशलतापूर्वक, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सफलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक संचालन चाहते हैं तो निर्देशों की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अगर कर्मचारियों की कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए यूनिटी ऑफ कमांड
फॉलो करना आवश्यक है। फिर जो छठा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित जो हैं वो गौण होते हैं। इसका मतलब क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। किसी भी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है और देना भी चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में कोऑर्डिनेशन रखना जो मैनेजर्स होते हैं उनकी मेन ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर इनमें कहीं कोई किसी भी तरह का विवाद होता है या कोई टकराव होता है तो हम लोग सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देते हैं और कर भी देना चाहिए। फिर जो 7वां पॉइंट है वो है इसमें कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन, जो उनको पैसा दिया जाता है उनके कार्य के बदले, उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो आर्थिक पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। कोई भी हम कार्य करते हैं जीवन में किसी भी तरह का, भले वो जॉब हो, भले हम लोग किसी के लिए फैक्ट्री में काम करते हो, इंडस्ट्री में कार्य करते हो, तो हमें उसके प्रतिफल सैलरी के रूप में या पैसे के रूप में मिलता है और सभी इसीलिए काम करते हैं। अतः कर्मचारियों को उनके द्वारा जो दी गई सेवाएं होती हैं उसका समुचित उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और भुगतान करने की जो विधि है, वेजेस की जो मतलब मेथड्स होते हैं वो भी साइंटिफिक होने चाहिए और उनको उनकी योग्यता और उनकी जो कार्यकुशलता है उसके हिसाब से ही आपको उनका पेमेंट करना चाहिए। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, पूरे डेडिकेशन से और अपनी क्षमता से, कैपेसिटी से कार्य करते हैं और इससे ना केवल आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो पूरे करने में मदद मिलती है, बल्कि जो लेबर और अपना जो मैनेजमेंट होता है उसके बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। फिर हम बात करते हैं 8वां पॉइंट, जो कि सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। फेयोल ये मानते थे कि किसी भी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी उसी समय तक होना चाहिए, उसी सीमा तक भी होना चाहिए जहां तक संभव हो, और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्वों से संतुलन बना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं होके उसको बांटना भी चाहिए हर स्तर पे, जिससे कि कार्य को ना केवल आसानी से, सुगमता से पूर्ण किया जा सके, परंतु जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के जो लोग होते हैं या अलग अलग मैनेजमेंट पे जो लेवल्स पे लोग होते हैं उनमें भी ये रहे कि हमें भी किसी तरह का पावर या अथॉरिटी मिलती है। तो इससे ना केवल वो संतुष्ट रहते हैं बल्कि काम भी बहुत सरल हो जाता है। एक ही अगर आदमी सारी पावर्स अपने पास रखेगा तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिक्कत आती है। तो केंद्रीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्था की प्रकृति कैसी है और अधीनस्थों की कार्यकुशलता का जो लेवल है वो क्या है। फिर हम 9वें पॉइंट पे आते हैं और उसको हम कहते हैं श्रेणी श्रृंखला या फिर स्केलर चेन। तो आपकी जो ये श्रेणी श्रृंखला है, इससे हमारा तात्पर्य इसको कहते हैं कि किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है उससे उद्देश्य से संपर्क रूपी एक मतलब कहते हैं चेन होनी चाहिए और सभी स्तर के जो अधिकारी, सभी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इसका पालन करना चाहिए। इसका ये लाभ होता है कि कहीं भी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैप या लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता और हर आदमी को हर स्तर पे ये पता रहता है कि कौन सी सूचना किस कार्य के लिए दी जानी है। श्रेणी श्रृंखला का यही लाभ होता है कि इससे आदेश की एकता का, जो मैंने आपको बताया था, यूनिटी ऑफ कमांड का अपने आप ही पालन हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स, उसमें है व्यवस्था, ऑर्डर। यानी कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी उसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, वहीं वो आपको मिलना चाहिए और वही वस्तु वहाँ मिलनी चाहिए। आदमी के लिए भी, भले वो वर्कर हो, भले मैनेजर हो, या फिर कोई भी वस्तु हो, भले वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हो या इन प्रोसेस के रूप में हो, वह वस्तु उसी एक निश्चित डेफिनेट उसका एक स्थान होना चाहिए, वहीं मिलनी चाहिए। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु एवं व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करना होता है ताकि न्यूनतम जो एफर्ट्स हैं उस पर हम लोग अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त कर सकें। अच्छा, इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगर हर आदमी की अगर एक निश्चित जगह है, अगर वो कार्य नहीं हो पाता है तो हम उस आदमी को उस कार्य के नहीं होने की दशा में उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इनका है समानता यानी इक्विटी।
तो जो मैनेजमेंट होता है वो न्यायपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो हर चीज़ को ईमानदारी से और ऑनेस्ट पूर्वक तरीके से या दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की जो डेडिकेशन होता है और इनकी जो वफादारी होती है उसको वो प्राप्त कर सकता है। अगर भेदभाव वाली नीतियां अगर कोई मैनेजमेंट अपनाता है तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो संबंध होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स में या लेबर में वो बिगड़ते हैं, जिससे कि हम अपने जो फिर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रबंधकों या मैनेजर्स द्वारा दिया गया समतापूर्ण व्यवहार यानी बराबरी का व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठापूर्वक एवं समर्पित डेडिकेटेड कार्य करने की भावना को जन्म देता है। तो मैनेजमेंट को ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप अपने कर्मचारी में, अधिकारियों में किसी भी तरह का पॉलिसी वाइज भेदभाव ना करें, जिससे उनमें समानता का और एकता का भाव बना रहे, और ना केवल उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि वो संतुष्ट भी होंगे, और जब संतुष्ट होंगे तो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक जो पॉइंट है वो है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल। अगर इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर कार्मिक जो है वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी पूंजी होता है। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में अगर स्टेबिलिटी होती है तो कर्मचारी जो हैं वो असुरक्षा का जो भय होता है, इनसिक्योरिटी, उससे फ्री रहेंगे, और ऐसे वातावरण में कर्मचारी सेवाकांग बनकर अपनी लगन और निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ कार्य सीखता है और अपने दायित्वों का जो है वो भी निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, और ये ना केवल ऑर्गेनाइजेशन पर कि उसके खुद के भी हित में होता है। इससे उसकी कार्यकुशलता में भी निरंतर जो है वो अपग्रेडेशन होता रहता है, और कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता ना होना कुप्रबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। फेयोल ने दर्शाया कि अनावश्यक कर्मचारी परिवर्तन की कीमत बहुत ही ज़्यादा और भयावह होती है। इसके बाद जो आता है पॉइंट अपन लेंगे वो है पहल, इनिशिएटिव। 13वां नंबर का है ये। तो फेयोल के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी अच्छी योजना को या कोई अच्छा प्लान अगर शेयर करता है तो उसको मूर्त रूप देने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रबंध को उसे ना केवल सुनना चाहिए बल्कि उसको मान के उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ताकि उस आदमी में एक पहल क्षमता जो है उसका डेवलपमेंट हो सके और उससे उसको मोटिवेशन मिले और वो जी जान से अपना कार्य करे। प्रबंध का प्रमुख ध्येय यही है कि व्यक्तियों को उस स्तर तक विकास हमें कर दिया जाए कि वे अपने कार्यों को भली भांति समझने लगें और उन्हें करने के लिए हमेशा रेडी रहें, तत्पर रहें, और व्यक्ति में स्वयं कुछ करने की भावना का जो है विकास एक होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। इससे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनिशिएशन का। और फिर होती है सेंस ऑफ यूनियन, और इसको हम बोलते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी सहयोग की भावना। बिना सहयोग के अपन किसी भी तरह का किसी भी स्तर पे कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि आपस में अगर डिपार्टमेंट के बीच में या फिर व्यक्तियों के बीच में अगर सहयोग की भावना नहीं है तो हम किसी भी तरह का अपना कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते सुगमता से, और हमें लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो यह सिद्धांत मतलब संगठन में ही शक्ति है कि इसकी इम्पोर्टेंस को बताता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें पता है कि हम सामूहिक प्रयास करते हैं, ना केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं होते हैं। यदि विभिन्न समूह और समूह के सदस्यों के बीच अगर सहयोग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त करना भी लगभग असंभव ही होगा। और यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी हों और आपसी मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें, ताकि जो संस्था है निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और सभी लोग एक दूसरे को अपने जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको प्राप्त करने में मदद करें। तभी वास्तविकता में जिसे हम लोग कहते हैं इस देश का या फिर पूरे समाज का जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये जो हेनरी फेयोल ने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये इनको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और इन्होंने इस अपनी एक किताब जिसका नाम मैंने आपको बताया था उसमें इन्होंने लिखा है ये 14 पॉइंट। इनकी जो किताब का नाम मैंने बताया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं
14 प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।